नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 2 का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम औद्योगिक विकास के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम पार्ट 2 में कृषि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में भी जान चुके हैं, कृषि विकास के बारे में। आज हम औद्योगिक विकास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं, क्यों ज़रूरी होता है औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास देश की किसी भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि यह बहुत रोज़गार प्रदान करता है। और सबसे ज़्यादा विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में हम कहें तो, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में जो रोज़गार होता है वो बेरोज़गारी बहुत ऊंचे स्तर पर होती है, जिस कारण वहाँ गरीबी और शिक्षा, जो लोगों का रहन सहन, जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, वो बहुत निम्न दर्जे की होती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए, मॉडर्नाइजेशन को लाने के लिए, लोगों की लाइफ स्टाइल में को बढ़ावा देने के लिए, हाई उनकी लाइफ स्टाइल जो होती है उसको बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रोज़गार मिलेगा अगर लोगों को, और लोग जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसको हाई करेंगे जब उनके पास आय होगी। तो इसी कारण जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, उसमें औद्योगिक विकास को बहुत अधिक महत्व दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के समय हमारे देश में केवल सूती वस्त्र और जूट उद्योग ही मुख्य रूप से विकसित हो रखे थे। उद्योग और जो लोह इस्पात भी थे कुछ विकसित हो रखे, जैसे जमशेदपुर हो गया, जमशेदजी टाटा हो गया, और कुछ लखनऊ में विकसित हो रखे थे, लेकिन ये बहुत कम थे। जिसके कारण जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने इसको बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसमें हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, जिसमें इसकी बहुत अग्रणी भूमिका रही। क्योंकि जो निजी क्षेत्र था हमारे पास, उसके पास पूंजी का अभाव था, क्योंकि उस समय ज़्यादा कुछ जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो इन सब में पूंजी लगाना भी नहीं चाहते थे। और उनके किसी किसी के पास जो लगाना चाहते थे उनके पास अभाव होता था पूंजी का। तो इसी में जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र था, गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाया, उनको निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। और फिर उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन में कमी। क्योंकि जो भारत का बाज़ार था वो बहुत सीमित था, यहाँ के लोग ज़्यादा कुछ खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास आय उनकी जो थी वो बहुत कम होती थी, जिसके कारण निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन ही नहीं मिल पाता था कि वो कुछ नई प्रोडक्शन भी करें या उसको बढ़ाएं अपनी प्रोडक्शन को। और फिर इसका जो थर्ड पॉइंट है कि हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें उसने इस जो औद्योगिक विकास होता है उसमें अपना हस्तक्षेप क्यों करा। तो समाज के कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इससे जो समानता है और जो सामाजिक कल्याण है उसको बढ़ावा मिलता। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औद्योगिक नीति अधिनियम 1956 लाया गया। अब ये अधिनियम क्यों लाया गया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो इसके औद्योगिक उद्यमों को नियंत्रण और नियमन करने की लिए जो प्रक्रिया थी वो भिन्न भिन्न होती। तो इन्हीं प्रक्रियाओं में नीतियाँ बनाने के लिए इसको लाना आवश्यक था। तो यही इसमें बता रखा है कि नीतिगत उपायों का वह बंडल है जो देश के विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सम्मिलित करता है। इसमें नीतियाँ बनाई जाती हैं और योजनाएं बनाई जाती हैं, ताकि कैसे हम अपनी उद्योग हैं उसको आगे बढ़ा सकें या उसमें वृद्धि कर सकें। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने जो था उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया, अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी। तो अनुसूची ए में 17 उद्योग शामिल थे, जिसपे पूर्ण रूप से सरकार का स्वामित्व होता था। इसमें सम्मिलित होते थे जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, भारी उद्योग हो गए जैसे एयरक्राफ्ट, रेल, जहाजरानी एक्सेट्रा। अब अनुसूची बी, इसमें भी जो सरकार का महत्व था वो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन निजी क्षेत्र जो होते थे उनको सहायता करने के लिए उनको इसमें हिस्सा दिया जाता था। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री स्थापित करी है, तो निजी क्षेत्र जो है वो उसमें अपना
हस्तक्षेप करेगा उसमें, जैसे उसके फैक्ट्री वर्कर उसमें जाएंगे, उसको बढ़ावा मिलेगा। मतलब निवेश सरकार का है लेकिन कार्य जो है वो निजी क्षेत्र करा रही है। तो इससे भी बढ़ा इसमें, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से उद्योग सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे खनन हो गया, या कृषि से संबंधित मशीन्स हो गई, या फिर उर्वरक हो गए, उनके उत्पादन से संबंधित हो गए। अब जो अनुसूची सी थी उसमें जो बाकी के इन सबको छोड़कर उद्योग थे, अन्य उद्योग, वो निजी क्षेत्र में आ जाते थे, निजी क्षेत्र में आ जाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी इम्पोर्टेंट उद्योग होते थे उन सबको तो सरकार ने अपना स्वामित्व उस पर स्थापित कर दिया, और बाकी के जो कुछ उद्योग थे उनको निजी क्षेत्र में दे दिया, या फिर अपना स्वामित्व स्थापित कर निजी क्षेत्र को सहायता के लिए रख लिया। अब हम बात करते हैं औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं थी। तो वस्तुओं के निर्माण के लिए औद्योगिक इकाई को सरकार की ओर से दी जाने वाली लिखित स्वीकृति ही औद्योगिक लाइसेंस होता था। जैसे किसी कम किसी कंपनी को, टाटा को, अगर कोई उद्योग स्थापित करना है राजस्थान में, तो उसे पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके लिखित स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तब जाके वो जो अपनी फैक्ट्रीज़ है वो राजस्थान में डाल सकती है, राजस्थान में अपनी फैक्ट्री लगा सकती है, वरना नहीं लगा सकती। तो इसी के एवज में औद्योगिक लाइसेंस लाए गए ताकि कोई भी ज़बरदस्ती हस्तक्षेप ना कर सके बिना सरकार की अनुमति के। तो इसमें जो औद्योगिक लाइसेंस था उसने सरकार को कई प्रकार की शक्तियाँ भी प्रोवाइड करी, जैसे नई उद्योगिक की स्थापना करने के लिए और वर्तमान इकाई जो थी उद्योगों की उसमें विस्तार के लिए। जैसे मेरे पास अगर 10 फैक्ट्रीज है और मैं 20 फैक्ट्रीज लगाना चाहूँ तो उसके लिए भी मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, और उस लाइसेंस लेने के बाद फिर मैं विस्तार करने की अनुमति मुझे मिल जाएगी। अब इसमें आते हैं उत्पादों में विविधीकरण के लिए। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है, अगर अपने प्रोडक्शन में वृद्धि करनी है या अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए भी मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि आवश्यक है। औद्योगिक लाइसेंस के अनुसार अब इसके कुछ नियम और भी थे, जैसे बिना लाइसेंस के नए उद्योग को इजाज़त नहीं थी। और इससे कुछ फ़ायदे भी थे, जैसे आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र होते थे, जैसे बिहार का क्षेत्र हो गया कोई, या फिर राजस्थान का हो गया, या मध्य प्रदेश या झारखंड, इन सब के जो आसपास के इलाके होते थे, इन्हीं सब क्षेत्रों में अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहे, कोई बड़ा उद्योगपति, तो उसे लाइसेंस पाने में आसानी होती थी। और कई प्रकार की और भी रियायतें दी जाती थी, जैसे सरकार उसे कम दरों पे कम कम दर पे लोन प्रोवाइड करवा देती थी, या फिर उन्हें बिजली की सुविधाएं दे दी जाती थी, सब्सिडीज़ मिल जाती थी उन्हें कई प्रकार की। अब हम बात करते हैं वर्तमान उद्योगों को उत्पादन का विस्तार करने के लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मेरी फैक्ट्रीज़ में सिर्फ एक चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसके प्रोडक्शन को मुझे बढ़ावा देना है, 10 की जगह मुझे 20 चीज़ें उत्पादित करनी है, तो इसके लिए भी मुझे लाइसेंस लेना आवश्यक है। और लाइसेंस लेना आवश्यक है, या फिर अगर मैं उसका विविधीकरण भी करना चाहूँ तो उसके लिए भी मुझे लाइसेंस लेना आवश्यक है। अब इसमें मैं बात करूँगा लघु उद्योग के बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट अंग है हमारे देश में उद्योगों का, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा रोज़गार प्रदान करवाती हैं बिग इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो उतने रोज़गार नहीं प्रोवाइड करा पाते जितनी ये छोटी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करा देती हैं, क्योंकि इसमें जो मशीनें होती हैं वो अधिक नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें अधिक नहीं होती, जो ज़्यादा काम होता है वो लोगों से ही लिया जाता है, जिसके कारण ये रोज़गार को ज़्यादा सृजित करती हैं, रोज़गार का ज़्यादा सृजन होता है इसमें।
और इन्हीं को बचाने के लिए, इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए इनको सरकार से भी कई प्रकार का संरक्षण प्राप्त होता है, जैसे उत्पादों का संरक्षण। जैसे अगर ये कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसकी बाज़ार में मांग ज़्यादा है तो वो उसको आरक्षित कर देते थे। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती थी उसी के लिए रिज़र्व कर दी जाती थी कि जो ये वस्तु है इसका प्रोडक्शन जो है वो यही उद्योग करेंगे, और उनको विभिन्न प्रकार की रियायतें दे दी जाती थी। जैसे अगर मैं बात करूं तो निम्न उत्पादक शुल्क या फिर निजी ब्याज दरों पर बैंक से ऋण प्रोवाइड कर दिया जाता था। तो यह था थर्ड पार्ट इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 2 का। तो वीडियो अब ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।